मॉर्निंग दोस्तों, संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसे सबसे पहले समझें कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो कौन किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसे दिया था, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, या और हम लोग कुछ लिखना चाहे इसे तो इसे लिख सकते हैं प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसे किसने दिया था? इसे एक वैज्ञानिक थे, हैरी हैस महोदय। ठीक है, इसे एक वैज्ञानिक थे हैरी हैस। यहाँ पर हम लोग लेते हैं हैरी हैस। तो हैरी हैस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1961 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी इस सिद्धांत को दिया था। अब देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या, इसे खोजा कैसे गया। तो हैरी हैस साहब ने क्या किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये यूएस जो हमारी अमेरिका है, मतलब यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो हैरी हैस इसमें क्या थे, नेवी में शामिल थे। ठीक है, यहाँ की नेवी में शामिल थे। मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में हैरी हैस साहब जो थे वो यूएसए की नेवी की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो लड़ाई के दौरान क्या होता था कि ये क्या करते थे, जब नाव पे रहते थे, जो ये हमारी बड़ी बड़ी शिप होती हैं, तो शिप पे रहते थे। तो शिप पे क्या होता था कि यहाँ पे मतलब यहाँ से एक मतलब यंत्र खोजा गया था, जिसे यहाँ से क्या किया था कि समुद्र के तली में ये यहाँ पे मतलब तरंगे छोड़ी जाती थी। तरंगों से यहाँ से पता किया जाता था कि जो समुद्र की तली है वो कितनी गहरी है, कितनी ऊंची है, कितनी क्या है। ठीक है, तो इसे मतलब उस टाइम पे बस ये मतलब देखे थे कि कुछ गहराई कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे गहराई कम है, कहीं पे उथला हुआ भाग है। तो क्या किया इन्होंने कि ये जब लड़ाई समाप्त हुई, ठीक है, जब लड़ाई समाप्त हुई, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो ये हम लोग देख रहे हैं 1939 से 1944 तक चला था। ठीक है, 1939 से 1944 तक। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के दौरान हैरी एस महोदय ने उसका अवतरण मतलब उसको देखा कि मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए उन्होंने कि ये हमारा मान लीजिए महाद्वीप हो गया, महाद्वीप भी कुछ ऊंचे नीचे है, और यहाँ से जब हम तली में आते हैं समुद्र के, ठीक है, तो ये हमारी तली जो है वो सपाट नहीं है, मतलब कि ये जो हमारी समुद्र है, समुद्र या सागर, ये समुद्र या सागर सपाट नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। ये कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे गहरा है, कहीं पे कुछ मतलब कि इस तरीके की संरचना यहाँ पे पाई गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे जो नीचे धसी हुई थी इसे हम लोग गर्त बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर निकली हुई संरचना इसे हम लोग कटक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैरी हैस महोदय ने देखा कि कहीं पे कटक के रूप में ऊपर उठी हुई संरचना है और कहीं पे गर्त के रूप में नीचे धसी हुई संरचना है। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो हमारी पृथ्वी है वो चलाए, मतलब कि पृथ्वी जो हमारी मतलब पृथ्वी ये समुद्र के नीचे का तल है, वो जो समुद्र नीतल है वो सपाट न होके उच्चावच आकृति है। इस आकृति को हम लोग बोलेंगे उच्चावच। ये हमारी जो आकृति है वो उच्चावच आकृति है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये वो आकृति जो है वो उच्चावच है। तो इन्होंने बताया कि ये देखिए जो ये वाली श्रृंखला है, हम लोग देखेंगे जब हम लोग ये आप लोग को इसको ऐसे बता दिए, जब हम लोग देखेंगे जो हमारा अटलांटिक महासागर है, हाँ अटलांटिक। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर जो हमारा है, मान लीजिए ये हमारा अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, इधर हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका, इधर हमारा क्या है, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे क्या है हमारा यूरोप, और नीचे क्या है अफ्रीका। ठीक है, तो बीचों बीच देखेंगे हम लोग क्या हमारी है, बीच में हमारी पड़ती है ये अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के बीच में देखा गया, जब ये मतलब कि युद्ध समाप्त हुआ, तो हैरी हैस महोदय ने देखा कि बीच में एक हमारी ऐसे श्रृंखला जैसी, पर्वत श्रृंखला जैसी, ये समुद्र की तली में मतलब समुद्र के नीचे ऐसे एक पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया कि ये पर्वत श्रृंखला आखिर यहाँ पे बनी कैसे। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखला बनी कैसे, इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे देखा गया कि नीचे से जो ये मतलब थे, यहाँ पे जहाँ पे ये कटक पाए जाते थे, कटक पे कहीं कहीं ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था। पानी के अंदर की बात बता रहे हैं, तो पानी के अंदर क्या होता था, कहीं कहीं ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था। जैसे यहाँ पे कहीं ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था, इससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे क्या है,
कि यहाँ पे कुछ मतलब कि ऐसी क्रिया हो रही है जिससे यहाँ पे ये कटक बने हुए हैं और यहाँ पे नीचे गर्त भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्रिया किसकी थी? ये क्रिया पता किया गया कि यहाँ पे जो मतलब कि चट्टाने हैं, यहाँ पे जो चट्टाने निकलती हैं, ये आप लोग ध्यान लिख लिए होंगे ना, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। कटक क्या होता है, गर्त क्या होता है। कटक क्या होता है? कटक जो हमारा जो मतलब समुद्र तल के ऊपर उठा हुआ भाग, ऐसे मतलब कि त्रिकोण टाइप का हो, उससे हम लोग कटक बोलेंगे। और जो गर्त मतलब जो गहराई वाला हिस्सा, उसे हम लोग गर्त बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चावच बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इस संरचना को हम लोग समझने से पहले क्या करेंगे, जो ये हमारी संरचना है इसे समझने के लिए हम लोग कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसे, यहाँ पे हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक आकृति बनाते हैं, इसको आप लोग समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे हमारा मान लीजिए क्या है, स्थल है, ठीक है। स्थल, स्थल या कॉन्टिनेंट, यहाँ पे हमारा वैसे ही स्थल है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये समुद्र वाला भाग है, ठीक है। ये और ऊंचा है, मतलब कि यहाँ से समुद्र का पानी ऊपर न जाने पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ से हमारा लावा, मतलब नीचे आप लोग को बताए थे कि नीचे वाला जो भाग है हमारा वो तरल है। बताया था आप लोग जब स्थल मतलब ये पढ़ा रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो आंतरिक संरचना में बताए थे जो हमारा मेंटल वाला भाग है वो मेंटल वाला भाग, और जो स्थल मंडल उसके बीच में हमारा एक है दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल के यहाँ पे हमारा पाया जाता है द्रव अवस्था, ठीक है। द्रव अवस्था नहीं पाया जाता। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से मतलब क्या होता है, जब यहाँ से मतलब नीचे से धक्का लगता है, नीचे से जब मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव तरंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि थोरियम, यूरेनियम, इन सब पदार्थों का क्या होता है, यहाँ पे अपक्षय होता है, यहाँ पे अपक्षय होता है, ठीक है। जब यहाँ पे इन पदार्थों का अपक्षय होता है तो अपक्षय के दौरान क्या होता है, यहां से निकलता है क्या, यहां से निकलता है मैग्मा, ठीक है। और यही मैग्मा बाहर आके क्या बन जाता है, लावा, ठीक है। तो ये जो मैग्मा यहाँ से निकलता है, तो ये मैग्मा बाहर इस तली से आकर यहाँ पे क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। यहाँ पानी चुकी है तो ये यहाँ पे जल्दी जम जाएगा। और यहाँ पे जब ये जब निकलता है तो ये क्या होता है कि ये कुछ इस तरह, कुछ ऐसे, इसको हम लोग दूसरे मार्कर से देखें तो कुछ इस साइड, ये संरचना कुछ ऐसे, मतलब कि ये इधर इधर चलती रहती है, ठीक है। तो जब ये संरचना इधर चलती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक मतलब कि मतलब ये संरचना इधर चली तो यहाँ से इधर, ठीक है। और ये संरचना पूरी ऐसे क्या करते हैं कि फिर से वापस यहीं आ जाती है, ठीक है। फिर से वापस यहीं आके फिर से ये संरचना ऊपर चली जाती है, मतलब यहाँ पे नीचे आने पर तापमान ज्यादा हो जाता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण ये फिर से पिघल जाएगा, और फिर से पिघलने से फिर से ये ऊपर उठेगी। तो यहाँ से ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है, और बार बार प्रक्रिया होने के कारण क्या होगा, ये वाला भाग कुछ इधर खिसकेगा, कुछ इधर खिसकेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से नीचे से धक्का लगेगा तो ये टूट जाएंगे आपस में, ठीक है। यहाँ पे जो चट्टाने होंगी वो टूट जाएंगी, और टूटने के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर खिसक जाएंगी। और ऐसे ही क्या होगा, ये बार बार इधर खिसकती रहेंगी। जब जब यहाँ से मैग्मा निकलेगा ये थोड़ा इधर वो थोड़ा उधर खिसकेगी, और ये वाली जो संरचना है वो फिर से यहाँ पे बनेगी। ये थोड़ा इधर आएगी तो यहाँ पे यही संरचना हो जाएगी, फिर ये संरचना यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये संरचना इधर होते होते तो यही संरचना यहाँ पे पाई गई है, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ से कोई क्रिया हो रही है और ये प्लेट आपस में टूट गई है, और टूटने के पश्चात क्या होगा, एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कटक। कहाँ कटक ये हो गए हमारे, तो ये कौन सा भाग है, तो ये अटलांटिक वाला भाग है, ठीक है। तो इन कटकों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अटलांटिक कटक, ठीक है। और ये मध्य, इसके मध्य में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर के मध्य में पाए जाने के कारण इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मध्य अटलांटिक कटक। ये मध्य अटलांटिक कटक क्या बोला गया, क्योंकि ये बीच में पाया जाता है। ये जहां भी पाया जाएगा उस आधार पर उसको नया नाम दे दिया जाएगा। जैसे ये पाए जाएंगे प्रशांत महासागर में, इसे बोला जाएगा प्रशांत महासागरीय कटक। और ये पाए जाएंगे जैसे कि दक्षिण महासागर में पाया गया, जैसे बोला दिया जाएगा दक्षिण महासागर कटक या मध्य दक्षिणी महासागर कटक, ठीक है। तो ये जहां पे पाए जाएंगे हिंद महासागर पाए जाएंगे तो हिंद महासागर कटक या मध्य हिंद महासागर कटक, ठीक है। तो जहां पे पाए जाएंगे उसके आधार पर इसका नाम रख दिया जाएगा। तो ये हमारे होते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें हम लोग समझेंगे कि ये मतलब कि हो गई कि मतलब कि यहाँ से मैग्मा निकल रहा है तो यहाँ से ये फैल रहा है कहीं पे। और देखिए जब ये यहाँ से दूर जा रहे हैं तो कहीं ऐसी भी क्रिया हो रही होगी कि इधर से भी दूर और इधर से भी कोई दूर जा रहा होगा, तो दोनों आपस में आके कहीं पे मिलेंगे भी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि इससे हमारा भूकंप भी आता है। इस प्रक्रिया द्वारा भूकंप आएगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा। इसी प्रक्रिया द्वारा
ठीक है। और इसी प्रक्रिया से हिमालय मतलब हिमालय पर्वत जैसे पर्वतों का निर्माण होगा। इसी प्रक्रिया से मतलब कि ये कुछ मतलब यहाँ से बहुत सारी प्रक्रियाएं, ये मतलब कि जो हमारी महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इस प्रक्रिया द्वारा बहुत सी क्रियाएं होती हैं। पर्वत निर्माण हो जाएगा, पठार निर्माण हो जाएगा, मैदान निर्माण हो जाएगा और भ्रंश घाटी निर्माण हो जाएगा। वैसे ही हमारा यहाँ पे ज्वालामुखी हो जाएगा। ये सब क्रियाओं का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। अब ये निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अगर हम लोग देखना चाहें, समझना चाहें, तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारी ये प्लेटें हैं वो कौन कौन सी दिशा में गतिशील हो सकती है, ठीक है। तो इन प्लेटों को हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए हमारी एक प्लेट यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, और एक प्लेट हमारी यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। और ये भी हमारा महाद्वीपीय प्लेट है। ये महाद्वीपीय कुछ भी हो सकती है ना, महाद्वीपीय प्लेट है। देखिए जब ये दोनों प्लेटें एक ही दिशा में चलेंगी, ठीक है, जब दोनों प्लेटें एक ही दिशा में चलेंगी तो ये क्रिया हमारी हो जाएगी अपसारी क्रिया, ठीक है। जब दोनों प्लेटें हमारी एक ही दिशा में चलेंगी तो ये क्रिया हमारी हो जाएगी अपसारी क्रिया। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जब दोनों प्लेटें एक ही दिशा में चले जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपसारी, ठीक है, अपसारी क्रिया या अपसारी क्रिया, ठीक है। इसको हम लोग अपसारी क्रिया भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग बोल देंगे अपसारी संवहन धारा, ठीक है, अपसारी संवहन धारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अपसारी। एक मिनट रुकिए, इसको अपसारी नहीं बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी, ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी, इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी। और अपसारी किससे बोलेंगे, तो जब एक प्लेट यहाँ पे हो गई और एक प्लेट यहाँ पे हो गई, ये दोनों प्लेटें जब क्या होगा एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया होगी, तो अपसारी की क्रिया होगी, ठीक है, अपसारी, ठीक है, अपसारी क्रिया। देखिए ये दो क्रियाएं हो सकती है, प्लेटें एक दूसरे के पास आए या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, ठीक है। अब पास आएंगी, देखिए पास आने से क्या होगा, जब दूसरे प्लेटें एक दूसरे से पास आएंगी तो पास आते आते क्या होगा कि इनमें टकराव होगा और टकराव के दौरान क्या होगा, ये प्लेटें ऊपर उठ सकती हैं, ये प्लेटें एक नीचे जा सकती है, एक ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो जब ये प्लेटें ऐसे टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी, तो ऊपर उठने के कारण क्या होता है कि यहाँ से वलित पर्वतों का ऐसे निर्माण होता है, ठीक है, वलित पर्वत का, इसे हम लोग बोलते हैं वलित पर्वत, ठीक है। तो वलित पर्वतों का निर्माण ऐसे हो जाता है। तो ये हमारी हो गई कुछ, और यहाँ से जब टकराएंगे, इससे टकराने से क्या होगा, यहाँ पे टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ मतलब दरारें होंगी, तो इन दरारों से क्या होगा, ज्वालामुखी का उद्गार भी हो सकता है, तो यहाँ से ज्वालामुखी भी उत्पन्न हो सकता है। और इनके टकराने से क्या होगा, भूकंप भी आ सकता है, ठीक है, भूकंप भी आ सकता है। जब ये टकराएंगे टकराएंगे तो ये जो ठोस वाला भाग होगा, मान लीजिए एक ठोस है और एक हल्का सा मतलब कि इससे कम ठोस है, तो ये क्या होगा, ये टकराने के बाद ऊपर उठ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी हल्की सी ये तली दब जाएगी, ठीक है। तो दबने पर क्या होगा, यहाँ पे मैदान का निर्माण हो जाएगा, मैदान के निर्माण के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे पठार का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे भ्रंश का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जब ये देखिए ये क्रिया जब होगी, जब प्लेटें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती हैं और जुड़ी होने के कारण क्या होगा, आपस में जब ये टूटेंगे एक दूसरे से, जब दूर जाएंगी, तो जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो दूर जाने पर क्या होगा, यहाँ पे भी वही क्रिया होगी, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से हमारा भूकंप आएगा, ज्वालामुखी होगी, ठीक है। और यहाँ पे भ्रंश बन सकता है, यहाँ पे भ्रंश बनने की संभावना ज्यादा होगी। भ्रंश बनने की संभावना क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि जब प्लेटें एक दूसरे से टूट के दूर जाएंगी तो बीच में जो खाली स्थान होगा उसे हम लोग बोलेंगे भ्रंश, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रंश का निर्माण होगा। देखिए ये दो क्रिया तो हो गई, एक तो प्लेट एक दूसरे के आपस में पास आए और एक दूसरे से दूर जाए। दूर और पास आने के साथ साथ एक क्रिया और हो सकती है कि जैसे दो प्लेटें, ये हमारी एक प्लेट हो गई और एक प्लेट हमारी ये हो गई। अब ये दोनों प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे से न पास आ रही है और न दूर जा रही है। ये प्लेटें एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ जा रही है। तो इनमें क्या होगा कि इनमें क्या होगा, अगल बगल में इनमें ये जो मतलब ये सट के मतलब एक दूसरे से जाएंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे रूपांतरण क्रिया, ठीक है, रूपांतरण क्रिया, ये हमारी हो जाती है रूपांतरण क्रिया। तो ये मतलब कि प्लेटें जब एक दूसरे से सट के जाएंगी तो इसमें क्या होगा, इसमें घर्षण होगा, इस घर्षण को हम लोग बोल देंगे रूपांतरण क्रिया। और इस रूपांतरण क्रिया में क्या होगा, यहाँ भी भूकंप की संभावना होगी। क्यों, क्योंकि ये प्लेटें एक दूसरे से मतलब कि ये प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाएंगी
तो क्या होगा, ये प्लेटें एक दूसरे से सीधे सीधे तो जाएंगे नहीं, क्या होता है इनमें भी कुछ ऊंचा बच पाया जाता है, ठीक है। इनमें भी कुछ मतलब कहीं पे ज्यादा ऐसे उसका भाग, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट हो गई, यहाँ पे इसका कुछ भाग निकला हुआ है, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ ज्यादा बाहर है, कुछ ऐसे ऐसे करके होती है। तो ये क्या होता है एक दूसरे से हल्की हल्की जुड़ी हुई होती है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है तो हल्का इनमें झटका लगने के कारण ये थोड़ा सा मतलब कि इसमें से भूकंप आता है। तो यहाँ पे भूकंप आ सकता है, ठीक है। भूकंप के साथ साथ क्या होगा कि वही क्रिया कि इसमें जब जाएंगे ये तो यहाँ पे दरार उत्पन्न होगी, और दरार में क्या होगा, हमारी ज्वालामुखी का उद्गार होगा, भ्रंश बनेंगी, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं क्या होती है इन सभी प्लेटों में हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी तो पास आएंगे तो एक दूसरे टकराएंगी, टकराने पे क्या होगा इनमें पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है। जब टकराएंगी तो पर्वतों का निर्माण होगा, पठार बनेंगे, मैदान बनेंगे, भ्रंश बनेंगी, और ये सब हमारी भूकंप की क्रिया होगी, ज्वालामुखी क्रिया होगी। जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब दूर जाएंगे तो ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, तब जब ये दूर जाने के लिए क्या करेंगे एक दूसरे से छूटेंगी, तो छूटने के बाद क्या होगा इसमें झटका लगेगा, और झटका लगने से क्या होगा कि इसमें भूकंप की क्रिया आएगी, और जहां पे दरार बनेगी उसे भ्रंश कहेंगे, और जो इससे दूर जाएंगे तो वहां पे जो दरार होगी उसमें से ज्वालामुखी का उद्गार होगा, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं आपस में होती रहती हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमारा है कि प्लेटें एक दूसरे से पास आती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, और एक दूसरे के समांतर चलती है, एक आगे और एक पीछे। तो जो आगे पीछे जाएंगे उसे हम लोग रूपांतरण बोलेंगे, और जब प्लेटें एक दूसरे से पास में आएंगे एक दूसरे से तो उसे हम लोग बोलेंगे अवसारी क्रिया, अभिसारी क्रिया, और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी क्रिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ क्रियाएं जो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के दौरान ये मतलब क्रियाएं होती हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी ये प्लेटें हैं, ठीक है, महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें, इन प्लेटों के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो प्लेटों के बारे में समझने के लिए क्या करेंगे कि देखिए हम कुछ देख लेते हैं इसमें ना, ये आप लोग देख लिए होंगे, फिर हम लोग प्लेटों के बारे में कुछ समझ लेते हैं यहाँ पे। तो प्लेटों के बारे में हम लोग समझेंगे कि महाद्वीपीय प्लेट जो होती है इसको हम लोग दो आधार पे विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। प्लेटों को हम लोग दो आधार पे विभाजित कर सकते हैं, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, एक हमारा हो गया क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा हो गया हम लोग हमारा प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल के आधार पर जो प्लेटें होंगी वो क्षेत्रफल के आधार पर तीन मतलब तीन आकार की हो सकती हैं, एक, दो और तीन आकार की, ठीक है। और जो हमारा ये प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होंगे, ठीक है, एक और दो, ठीक है। अब देखिए प्रकृति के आधार पर दो कौन कौन से होंगे और क्षेत्रफल के आधार पर तीन कौन कौन से होंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर तीन जो हमारी होंगी, एक तो होंगी जिसका क्षेत्रफल, एक होंगी जो सबसे बड़ी होगी जिसका क्षेत्रफल 20,000 मिलियन, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 20,000 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो। एक होंगी जिसका क्षेत्रफल 20,000 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम, लेकिन एक वर्ग किलोमीटर से एक मिलियन, एक मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो, ठीक है, एक मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो, ठीक है। तो 20,000 से ज्यादा और मतलब कम और 1 मिलियन से ज्यादा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे दूसरी नंबर की। और तीसरी हमारी हो जाएगी, तीसरी हमारी हो जाएगी जिसका क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर या इससे कम हो, मतलब इतना हो या इतना इससे कम हो। तो ये हमारे हो जाएंगे तीन प्रकार की। इसको हम लोग बोल देंगे बृहद प्लेट, इसको हम लोग बोल देंगे मतलब सूक्ष्म प्लेट, और इसको बोल देंगे माइक्रो प्लेट, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्लेट, ये उससे छोटी प्लेट, ये सबसे छोटी प्लेट। और प्रकृति के आधार पर हमारी तीन प्लेटें कौन कौन सी हो जाएंगी, तो प्रकृति के आधार पर हमारे हो जाएंगे, एक हो जाएगा महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और एक हमारा हो जाएगा महासागरीय प्लेट, ठीक है, महासागरीय प्लेट, ठीक है। जो महासागर के तली वाले प्लेट होगी उसे हम लोग महासागरीय प्लेट बोलेंगे, और जो महाद्वीपों वाले प्लेट होंगे उसे हम लोग महाद्वीपीय प्लेट बोल देंगे। तो ये हमारे हो गए। अब देखिए ये हमारी जो प्लेट है, ये मतलब कि कुछ प्लेटें हैं, तो इसमें हम लोग बड़ी प्लेटों की मात्रा समझे तो बड़ी प्लेटों को एक वैज्ञानिक है मॉर्गन, ठीक है, तो मॉर्गन के अनुसार बड़ी प्लेटें हमारी कितनी है, तो बड़ी प्लेटें हमारी 7 हैं, और एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि 7 है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे 6 मानते हैं। तो वो हम लोग कल देखेंगे अभी आगे कि कल मतलब 6 क्यों मानते हैं। और ये हमारी जो छोटी प्लेटें हैं और मीडियम प्लेटें हैं,
माइक्रो प्लेटें हैं। तो छोटी और माइक्रो प्लेटें 50 से ज्यादा है। अभी तक 57 का नामकरण किया गया है। अब प्लेटें तो और ज्यादा हैं, लेकिन 57 अभी तक खोजे गए हैं, मतलब कि 57 प्लेटों का निर्धारण किया गया है कि ये प्लेटें 57 है। तो ये हमारी हो गई कुछ प्लेटों के आकार, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर और प्रकृति के आधार पर कि प्लेटें कितनी प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्षेत्रफल के आधार पर ये प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटें तो आप समझ लिए। अब हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर जो हमारी प्लेटें हैं उसके बारे में हम लोग कल समझ लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है ना, तो बताना पड़ेगा इसमें आप लोगों को 25-30 तो नाम। तो 7 बड़ी प्लेटें बताना पड़ेगा, लगभग 20-25 के आसपास ये मतलब छोटी प्लेटों को बताना पड़ेगा, कुछ माइक्रो प्लेटों को बताना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।